Hello, everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic open channel flow. So far, we've discussed what is an open channel, what are the types of flow that occur in an open channel, what is its velocity profile, difference between pipe flow and open channel flow, hydraulic mean depth, what is the Chassis formula to calculate discharge, and how to calculate discharge for different cross sections like rectangular, triangular, trapezoidal, and circular. We've also discussed what is a most economical rectangular section, how to arrive to its formula, how to derive the formula, and we solved a few numerical problems based on that. So in today's lecture, we'll be discussing most economical trapezoidal channel section. अब trapezoidal channel section मतलब हमारे पास जो चैनल है वो कैसा है, ट्रेपेजॉइड के सेक्शन का है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है उसका। ठीक है, अब हमें पता है कि डेप्थ ऑफ फ्लो, अगर मैं इसको मान लूं कि यहाँ पे पानी है इस लेवल पे, तो इस लेवल के नीचे क्या है हमारे पास, वाटर। डेप्थ ऑफ फ्लो कितना गिवन है मुझे, d। फिर ये साइड स्लोप गिवन है n:1, तो मतलब जब हम ये ट्रिग्नोमेट्री से ये कैलकुलेट करते हुए पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए, तो ये साइड स्लोप आती है d अंडर द रूट ऑफ n² + 1। ये हम ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस लेंथ इज इक्वल टू एन डी, और ये लेंथ भी किसके इक्वल है, एन डी, क्योंकि दोनों साइड स्लोप्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो अब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, बट एक ब्रीफ रिव्यू। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है जिसमें डिस्चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो डिस्चार्ज इज मैक्सिमम कब, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर कांस्टेंट एरिया। एरिया ऑफ फ्लो जो है वो हम क्या रख रहे हैं, उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब एरिया हमने कांस्टेंट रखा है तो कैसा सेक्शन जिसके लिए डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने देखा था कि इसको अराइव करने के लिए हमने एक वेरी स्मॉल डेरिवेशन करी थी, Q इज इक्वल टू ए सी अंडर द रूट ऑफ m इंटू आई। चेजीज फॉर्मूला का डिस्चार्ज में हमने उसको मॉडिफाई कर दिया था। अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं m की वैल्यू, m कैन बी रिटन एज एरिया अपॉन पेरीमीटर इंटू आई। अब हमें पता है एरिया तो क्या है, एरिया इज कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट है, साथ में हमारे पास जो बेड स्लोप है आई, आई भी क्या है, कांस्टेंट है। बेड स्लोप जो है हमारी वो भी क्या है, कांस्टेंट। और सी तो हमें पहले ही पता है, सी तो ऑलरेडी चेसिस कांस्टेंट है, तो सी तो ऑलरेडी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बचा पेरीमीटर। अब हम देख सकते हैं कि डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पेरीमीटर। तो मतलब डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर, मतलब अगर हम पेरीमीटर को इंक्रीज करेंगे तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। या फिर अगर मैं पेरीमीटर को डिक्रीज करूंगी तो डिस्चार्ज क्या कर जाएगा, डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो हमने देखना है कि अगर हम पेरीमीटर को मिनिमाइज कर देते हैं तो उससे हमारी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है, और हम कैसे डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में क्या होता है, क्योंकि आपने एरिया कांस्टेंट रखा है तो जो एक्सकवेशन, जो हमें खुदाई करनी होती है, एक्सकवेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ती है कंस्ट्रक्शन की, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमने अब देखना है। हमने ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे टॉप विड्थ। टॉप विड्थ क्या है, टॉप विड्थ है जो यहाँ से लेके जो ये हमारी विड्थ है इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप विड्थ बोलेंगे। अब ये जो ये टॉप विड्थ है ये कैसे बनेगी, जो ये स्लोप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ND प्लस B प्लस इस वाली स्लोप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो आई कैन राइट टॉप विड्थ T इज इक्वल टू B प्लस ND प्लस ND which can be written as B plus
2ND, दिस इज माई टॉप विड्थ। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया पे। तो एरिया हमें पता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए क्या हो जाता है, फॉर अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी। जब हमने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि ये एरिया कैसे आता है, एरिया ऑफ फ्लो। सो बी प्लस एन डी इंटू डी। अब हमें पता है कि एरिया इज कांस्टेंट, ठीक है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। और क्या चीज वेरी कर रही है, हमारे पास जो बेस विड्थ बी है वो क्या कर सकती है, वो वेरी कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस विड्थ बी को कैलकुलेट कर लेंगे किसकी टर्म्स में, एरिया की टर्म्स में। सो आई कैन राइट बी अपॉन डी प्लस एन सॉरी माइनस एन डी, माइनस एन डी। तो ये आ गया मेरे पास b के लिए फॉर्मूला। इसमें हमारा n जो है वो n हमने क्या माना है, यहाँ पे कांस्टेंट माना है। n हमने अज्यूम किया है कि इट इज कांस्टेंट। d की वैल्यू वेरी कर सकती है, बस क्या कंडीशन है कि एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है b प्लस 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड पेरीमीटर। अभी हमने देखा था पीछे कि b को हम लिख सकते थे a अपॉन p माइनस a अपॉन d माइनस एन डी, ठीक है। तो अब हम इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं और इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बोलूं तो सब्स्टिट्यूट 1 इन 2। तो इक्वेशन 1 को किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, वेटेड पेरीमीटर विल बी इक्वल टू a अपॉन d माइनस एन डी प्लस 2d under the root of n square plus 1. So this is the new equation for wetted perimeter. अब हमें पता है कि हमें तो क्या करना है, हमें डिस्चार्ज मैक्सिमाइज करना है। डिस्चार्ज कब मैक्सिमाइज होगा, जब पेरीमीटर मिनिमाइज होगा। सो आई कैन राइट टू मैक्सिमाइज डिस्चार्ज वी नीड टू मिनिमाइज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कर्ली p अपॉन कर्ली d इज इक्वल टू 0। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू d क्यों इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इस इक्वेशन को देखें तो a कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और n भी हमने क्या अज्यूम करा है यहाँ पे कि n भी क्या है, साइड स्लोप की जो साइड स्लोप है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो a और n दोनों कांस्टेंट हुआ तो वेरिएबल क्या बचा मेरे पास, d वेरिएबल बचा। तो हम इसको किसके हिसाब से डिफरेंशिएट करें, अब इसके रिस्पेक्ट में d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। सो लेट मी राइट कर्ली p अपॉन कर्ली d विल बी इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली d इंटू a by d minus nd plus 2d under the root of n square plus 1 is equal to 0. So अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो a by d की डिफरेंशिएशन आएगी a अपॉन d स्क्वायर माइनस एन डी की डिफरेंशिएशन आएगी n प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन राइट 2 अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय डी स्क्वायर प्लस n। अब हमें पता है a का फॉर्मूला क्या है, a का फॉर्मूला होता है b प्लस एन डी होल इंटू डी। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, आई कैन राइट b प्लस एन डी होल इंटू डी अपॉन डी प्लस n is equal to 2 under the root of
n स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब d से d कैंसिल हो जाएगा, ये d स्क्वायर था यहाँ पे, d से d कैंसिल हो गया। I am left with b प्लस एन डी अपॉन d प्लस n। तो मैं एलसीएम ले सकती हूँ, b प्लस 2 टाइम्स एन डी अपॉन d लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वाला जो d है ये इस n के साथ मल्टीप्लाई होके nd बना देगा। दिस nd प्लस दिस nd विल मेक 2nd। क्लियर? तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि अगर मैं इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आई कैन राइट d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। मैंने ये वाला d और ये वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b प्लस 2 टाइम्स एन डी अपॉन 2। दिस इज माई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें स्टडी करना है कि इससे हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 मुझे किसकी वैल्यू दे रहा है? साइड स्लोप की वैल्यू दे रहा है, d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। और b प्लस 2nd क्या है? b प्लस 2nd इज इक्वल टू टॉप विड्थ। तो t इज इक्वल टू b प्लस 2nd। इसका क्या मतलब है कि हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप। t बाय 2 के इक्वल है ये, एक साइड स्लोप की लेंथ के इक्वल है ये हाफ ऑफ टॉप विड्थ। मतलब कि जितनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर ऑफ टॉप विड्थ तक है, उतनी ही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। सो अगर ये x है तो ये लेंथ भी कितनी है? x है। क्लियर? ये सेंटर तक है, हम t बाय 2 पे आ गए हैं, सेंटर पे है ये। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हमने डिराइव कर ली है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, कि हाफ ऑफ टॉप विड्थ शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट इज m। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू a अपॉन p। सो a अपॉन p in this case will be equal to b plus nd whole into d upon b plus 2d under the root of n square plus 1। ठीक है? अब हमें पता है फ्रॉम, इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन 1, सो हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 b plus d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 जो है ये किसके इक्वल हो जाता है? दिस इज इक्वल टू b प्लस 2nd अपॉन 2। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b प्लस 2nd। कहाँ से आया? यहाँ से आया। इस 2 को इधर ले गए तो मेरे पास कितना आ गया? 2d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b प्लस 2nd। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, इस टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैंने लिखा m इज इक्वल टू b प्लस nd इंटू d अपॉन b प्लस 2nd। So this is equal to b plus nd into d upon 2b plus 2nd। 2 कॉमन लिया जा सकता है। I can write b plus nd into d upon b plus nd into 2। So ये कैंसिल हो जाएगा। I am left with d by 2। तो जो सेकेंड कंडीशन मेरे पास आई है, सेकेंड कंडीशन है दैट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ शुड बी इक्वल टू d by 2, हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये सेकेंड कंडीशन फिर से हमें क्या डिटरमिन करा रही है? मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। जो थर्ड कंडीशन है ये हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में नहीं कंसिडर करी थी, एंड इसमें स्लाइटली
हमें ध्यान देना होगा ज्यादा। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में हम ये साइड स्लोप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमने बोला कि ये जो ये स्लोप है, दिस स्लोप इज इक्वल टू एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, और ये जो ये टॉप विड्थ है, इस टॉप विड्थ के सेंटर पे, ये हमारी टॉप विड्थ थी, और इस टॉप विड्थ के सेंटर पॉइंट पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया पॉइंट O। ठीक है, सो आई कैन राइट O इज द। अब हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस O से ऑन द साइड स्लोप AB। इस साइड स्लोप AB पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया है OF। तो OF क्या है, OF इज परपेंडिकुलर टू AB। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है फ्रॉम O टू F, O टू लाइन AB। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल OAF या OAB, और जो एंगल ABE, दे विल बी इक्वल, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रायंगल AOF। ट्रायंगल AOF में OF इज 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि साइन इन ट्रायंगल AOF साइन थीटा इज इक्वल टू OF अपॉन OA, OF अपॉन OA। अब हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, एक और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल AEB। ये भी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में भी थीटा की वैल्यू बन रही है। वो कैसे बन रही है, अगर हम साइन थीटा उससे कैलकुलेट करना चाहें तो वो एंगल बनता है AE, साइन थीटा इज इक्वल टू AE अपॉन AB, AE अपॉन AB। अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AE कितना होगा, AE क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, तो AE कैन बी रिटन एज D। और AB क्या है, AB इज द साइड स्लोप, साइड स्लोप की वैल्यू है D अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। सो आई कैन राइट D अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। D से D कैंसिल, सो आई एम लेफ्ट विद 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मुझे पता है दिस इज फर्दर इक्वल टू OF अपॉन AO या OA, क्योंकि दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, साइन थीटा के इक्वल हैं। तो मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू OF अपॉन OA। So I can write OF is equal to OA upon under the root of n square। बट हमें पता है OA जो है वो ये लेंथ है, दिस, और O कहाँ पे था, O was in the center of this top width। तो मतलब ये जो ये लेंथ है, दिस इज इक्वल टू T by 2, टॉप विड्थ by 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ T by 2। अब टॉप विड्थ की वैल्यू कितनी है हमारे पास टॉप विड्थ की वैल्यू थी B plus 2 times ND upon 2, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि टॉप विड्थ कितना है, T by 2 इज इक्वल टू B plus 2ND अपॉन 2। क्लियर, तो ये होगी हमारे पास OA की वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये इक्वेशन 1 है, इससे B प्लस 2ND बाई 2 को हम कितना लिख सकते हैं, D अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। सो आई कैन राइट B प्लस 2ND बाई 2 इज इक्वल टू D अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1
कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा d। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बिकॉज b प्लस 2nd अपॉन 2 is equal to d अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने अभी पीछे डिराइव किया है। क्लियर? सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया है लास्ट में? OF इज इक्वल टू डी। OF इक्वल टू डी का मतलब है कि ये स्लोप है, ये जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज इक्वल टू डी। और हमें पता है ऑलरेडी कि इसकी लेंथ तो कितनी होगी? इसकी लेंथ तो पहले से ही डी है। मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, डी सेमी सर्कल ड्रॉ करूं या सर्कल ड्रॉ करूं डी रेडियस का, तो वो जो सर्कल है वो किनको टच करेगा? वो मेरी साइड स्लोप्स को टच करेगा इस तरीके से। यहाँ से जो ये सर्कल जा रहा है दिस विल टच द साइड स्लोप्स। अगर मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी कितनी होगी? इक्वल टू डी। क्लियर? सो आई कैन राइट if a semicircle is drawn with O as the center and of radius d, then the three sides कौन सी? AB, BC and CD will be tangential to the semicircle। तो जो हमने ये semicircle ड्रॉ करा है उसके ये साइड्स AB, BC और CD टेंजेंशियल होगी। तो अब इन कंक्लूजन में क्या बोल सकती हूँ, जो 3 कंडीशंस हमें ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए नेसेसरी हैं, उसमें से सबसे पहली तो क्या है कि जो टॉप विड्थ है वो किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड स्लोप। किसी भी एक साइड स्लोप की लेंथ के इक्वल होगी। ऐसे लिख सकते हैं हम उसको मैथमेटिकली। ठीक है, दैट इज t by 2, टॉप विड्थ by 2 is equal to AB और is equal to CD लिखा जा सकता है। सेकेंड कंडीशन है जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। जितना भी डेप्थ ऑफ फ्लो है इसका आधा होगा अगर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो भी आपकी ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है कि जो सेमी सर्कल है वो अगर उसका रेडियस d है और उसका सेंटर पॉइंट O है, मतलब टॉप विड्थ का सेंटर है उस सर्कल का भी सेंटर, तो ये सारी साइड्स जो साइड स्लोप्स हैं, जो बेस है और जो तीसरी साइड स्लोप है वो क्या रहेंगे? इस सेमी सर्कल के टेंजेंशियल रहेंगे। तो इन 3 कंडीशंस को जब हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमें एक मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन मिल जाता है। सो आज के लेक्चर में हमने कवर किया व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, उसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। In the next lecture, we'll be discussing best side slope. So thank you and stay tuned.